हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है 1937 के इलेक्शंस और उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को कह रहे बड़ी बुरी मात दी और मुस्लिम लीग भी डिवीजन की वजह से नहीं जीत सकी क्योंकि मुस्लिम की काफ़ी सारी जमात थी और उस वक्त तक कह लें कि सारी जो मुस्लिम्स थे उनको ये कंफर्म नहीं था कि मुस्लिम लीग ही उनकी एक एक नुमाइंदा जमात है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स की जमात थी। सो मुस्लिम लीग खाली मुस्लिम लीग इतने अच्छे तरीके से नहीं जीत सकी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट पे ऑब्वियसली मुस्लिम्स ने आना था, तो मुस्लिम्स की दूसरी जमातें भी जीत सकी और उनको मुस्लिम लीग को वो कह लें अक्सरियत नहीं मिल सकी जो कांग्रेस को मिली और कांग्रेस ने कह लें क्लीन स्वीप किया बिल्कुल। लेकिन ये आप मुसलमानों के हक में हुआ इस तरह से कि कांग्रेस ने अपना सही रंग दिखाया और बर्बरियत की इंतहा कर दी और मुसलमानों को तब जाके पता चला कि अब तो इनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकते ना। लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो 1940 में पेश हुई ना। 1937 में इनके पास जब कह लें पूरी गवर्नमेंट आ गई कांग्रेस के पास, तो 1940 में फिर लाहौर रेजोल्यूशन आई। वो लाहौर रेजोल्यूशन इन सारी जुल्म और बर्बरियत का ही नतीजा था। ठीक है। सो कभी भी ये क्वेश्चन आता है ना कि लाहौर रेजोल्यूशंस की रीजंस क्या हैं और या उसकी वजूहत क्या है, तो उसके अंदर आप शुरू करेंगे बंगाल की पार्टीशन से, बल्कि उससे भी पीछे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से जो 1857 में हुई। वो आप एक इवेंट लिखेंगे, फिर बंगाल की पार्टीशन लिखेंगे, फिर करते करते आप 1930 से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में लिखेंगे। सो एक एक जुल्म की लंबी दास्तान है जिसको हम शुरू करते हैं। सो कांग्रेस वॉन विद द हाई मेजोरिटी। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। 1937 के इलेक्शंस की बात हो रही है, बीच में हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाले लेक्चर स्किप कर दिए क्योंकि उनका एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। वो बिल्कुल टाइम कह लें उससे ज़ाया ही होगा। एग्जाम्स में भी कहीं पर वो ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो उनको एज सच इतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लें सीएसएस या पीएमएस किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ नहीं कभी आता, क्योंकि वो उसमें इतना कोई मूवमेंट हुई नहीं, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। सो जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाले को हमने बीच में स्किप कर दिया। अच्छा जी, इसके ऊपर वापस आते हैं। 1937 में कांग्रेस जीत चुकी हुई है। ठीक है, मुस्लिम्स कह लें कि मुस्लिम लीग भी एज सच मेजोरिटी के साथ जीती नहीं है, बहुत कम मेजोरिटी है मुस्लिम लीग के पास। सो शुरू करते हैं। मुझे ना ये पढ़ाते हुए एक एक अजीब सी गुस्से वाली फील आ रही होती है कि जब ये कम जब मैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले जी, आपको पता है वंदे मातरम सॉन्ग उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ ये सॉन्ग, और ये सॉन्ग जो है उसके अंदर मुस्लिम्स के लिए काफ़ी हेट था और इवन के इसके अंदर मुस्लिम्स को वाइप आउट करने के लिए भी बातें थी। ऑब्वियसली कांग्रेस ने उसके अंदर से वो बातें निकाल कर वंदे मातरम सॉन्ग को गवाना शुरू किया। लेकिन उसके अंदर वो एक हेट का एलिमेंट तो हमेशा से रहा ना उस वंदे मातरम सॉन्ग के लिए। कांग्रेस ने उसको अपने हर एनुअल इवेंट पे, अपनी हर कोई गवर्नमेंट जैसे जैसे असेंबली शुरू होती है ना हमारी और पहले तिलावत होती है, तो कांग्रेस ने इसी तरह वंदे मातरम जो है वो पहले बजाना शुरू कर दिया। हर असेंबली के स्टार्ट में, हर उसके कोई भी इजलास हो रहा है उसके स्टार्ट में। सो ये एक मुस्लिम्स के लिए हेट जो माशरे में है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। हिंदू मुस्लिम राइट्स और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए जब हिंदू की गवर्नमेंट आ गई। फिर जी, हिंदू मीडियम मोड ऑफ एजुकेशन हो गया सारा। उर्दू को बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया, हिंदू को जो है वो ऑफिशियल जबान करार दे दिया गया। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, और ब्रिटिश तो थी। सो साइड में हिंदी को भी कर दिया गया और उर्दू को बिल्कुल स्किप कर दिया गया। आपका सारा एजुकेशन सिस्टम हिंदी बेस्ड हो गया। आपका उर्दू बिल्कुल ही, इससे उर्दू कह लें मिक्स होना शुरू होगी संस्कृत के साथ, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो है उर्दू को भी अगर कहीं पेश किया जा रहा था तो वो बड़े बुरे तरीके से पेश किया जा रहा था। फिर जी, एक काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट शुरू की गांधी जी साहब ने। आपको पता है हमारे लिए तो काउ की सिर्फ इतनी अहमियत है कि उसको हम ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त खाते हैं, और लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल गौ माता के तौर पर इसको प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्ट की, जिससे हिंदू मुस्लिम फसादात और ज़्यादा बढ़ गए। फिर जी, ये कुछ स्कीम्स हैं, जैसे वर्धा स्कीम एक स्टार्ट की। ये वर्धा स्कीम कह लें काइंड ऑफ एजुकेशन स्कीम थी या एजुकेशन प्रोग्राम था जो कि उसने दिया था गांधी ने। उसने इसमें कह लें कि काइंड ऑफ बहुत सारे प्रो हिंदू या प्रो हिंदी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी, कि जैसे कि जो स्कूलों में जाने का लिबास वो खाकी कर दिया। खाकी से मतलब कि उनका जो ड्रेस था कांग्रेस का या हिंदूज का, वो ड्रेस लाजिम कर दिया।
फिर जी उसके बाद आपने आपकी जो बुक्स हैं उसके अंदर सारे हिंदू हीरोज डाल दिए, मुस्लिम हीरो को बिल्कुल ही आपने इग्नोर कर दिया। आपने कुरान मजीद की जो एजुकेशन थी इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और कहीं पर भी कुरान मजीद की एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, ना इस्लामियत की एजुकेशन। सो बिल्कुल एक हिंदी कह लो या इंडियन हिंदी तर्ज से हुकूमत जो है ना वो एक पेश किया। फिर जी एक विद्या मंदिर स्कीम इन्होंने शुरू की, जिसके अंदर जहाँ पर स्कूल्स करीब नहीं है या यहाँ स्कूल्स दूर है, वहां पर आप मंदिर में जाके जो है उनको मंदिर को स्कूल डिक्लेयर कर दिया गया। सो मुसलमानों के लिए तो एक बड़ी बड़ी ही ज्यादा कह लें कि वो अनोइंग बात थी कि उन्हें मंदिर में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को एजुकेशन हासिल करनी है और आपके करीब स्कूल नहीं है तो आपको मंदिर में जाके पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स भी वहां पर होना शुरू हो गए। सो ये एक सबसे कह लें कि मेन जहाँ जो ट्रिगर पॉइंट है ना वो एक विद्या मंदिर स्कीम थी। और दूसरा ये टेक्स्ट बुक्स इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, जिसके अंदर आपको उनके मंत्र वो जो होते हैं, जो भी है वेद और ये सारे जो है वो याद करने पड़ते थे। सो टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, एजुकेशन के अंदर मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। मेन आपकी जो अगली नस्ल आ रही थी उसको इन्होंने फोकस किया कि उसके अंदर किसी तरह ना हिंदुइज्म डाल दें और उनको मुस्लिम से खत्म कर दें। सो मुस्लिम्स को कह लें खत्म करने का इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा। एक तो तरीका उन्होंने ये ढूंढा ना कि काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट के तहत जो पुराने मुस्लिम है उनको खत्म किया जाए, हिंदू मुस्लिम फसादात हो तो उससे खत्म हो, और जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नई जवान नस्ल आ रही है उसके अंदर हिंदुइज्म जो है वो भर दिया जाए। तो ये सब करने के बाद कह लें कि कायदे आज़म ने उसके खिलाफ काफ़ी रेजिस्ट किया, और कायदे आज़म ने हर अपने कॉन्फ्रेंस में उसको कंडेम करना कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को। लेकिन खैर हुआ ये कि इन्होंने ये पूरा 1937 के मिड में इन्होंने ये पकड़ी थी, और पूरा 2.5 साल इन्होंने फुल जुल्म किया, और अपना जो असल रंग था ना वो मुसलमानों ने इनको देख लिया, और इस रंग का फायदा हुआ आपको। आप इस नतीजे तक पहुंच गए कि यार इनके साथ नहीं रहा जा सकता किसी भी सूरत। ये ऐसे लोग हैं कि जो आपके साथ एक इन्होंने खिलाफत मूवमेंट की है यार, आपके साथ इन्होंने हिजरत मूवमेंट की है। लखनऊ पैक्ट में आप लोग इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन आज फिर इन्होंने आखिर जब इनको मौका मिला इन्होंने आपकी पीठ में आके छुरा घोंपा। ठीक है, सो इनके साथ किसी सूरत नहीं रहा जा सकता। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, इन 2.5 साल की हुकूमत कह लें चल रही है अभी भी कांग्रेस। तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी 1939 में सितंबर के करीब कह लें स्टार्ट हुई। सो हुआ ये कि ब्रिटिश ने इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया जो था उसको वॉर के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश इंडिया जो है इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो कि कह लें कांग्रेस को बड़ा बुरा लगा। कांग्रेस ने कहा था पहले ही कि अगर आप किसी भी वॉर में जाने लगेंगे तो उससे पहले आपने हमें कॉन्फिडेंस में लेना है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, उसके बाद आप किसी वॉर में जाएंगे तभी हम आपका साथ देंगे। लेकिन ब्रिटिश जो है उसने सोचे समझे बगैर किसी उसके उसने इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर के अंदर इंक्लूड कर दिया कि जी ये हमारे साथ वर्ल्ड वॉर में लड़ेंगे। और ऑब्वियसली लड़ेंगे से मतलब यही है कि इनके बंदे उठाकर जबरदस्ती वॉर में फेंकेंगे इंडिया के लोगों को। इंडिया की जो आर्मी इन्होंने बनाई है, जो कि लोकल से ही बनाई है, वो लेकर जाएंगे उधर लड़ने के लिए। क्योंकि आपको पता है तब ये तो नहीं होता था कि ज्यादा एयरक्राफ्ट और ये चीजें इनसे लड़े थे। तब मेन लड़ाई होती थी जो ग्राउंड पे लड़ाई होती थी, जो लोगों की आपस में लड़ाई होती थी। सो मैन फोर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, और आपको पता है ब्रिटिश गुलाम बनाने में तो कह लें बेस्ट था बिल्कुल। सो इस चीज़ को कांग्रेस को बड़ा बुरा लगा, और कांग्रेस ने इसको कह लें मुद्दा बनाते हुए रिजाइन कर दिया सबने। गांधी जी ने सबको कह दिया कि जी जो जो भी हिंदू या कांग्रेस का जो बंदा है किसी भी मिनिस्ट्री के ऊपर है वो उसको छोड़ दे। और इसी तरह एक मैसिव रिजाइन मूवमेंट स्टार्ट हुई और कांग्रेस जो है वो गवर्नमेंट से बाहर हो। ठीक है, सो ये यही बात इंडिया पार्टिसिपेशन से ये मतलब है कि ये अंग्रेजों को पहले पूछना चाहिए था। फिर जी कांग्रेस जब बाहर निकल गई गवर्नमेंट से तो उस दिन को कायदे आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस, या इसको कहते हैं कि जिस दिन छुटकारा मिले ना किसी चीज से, ये वो उस दिन का दिन बनाया कि जिस दिन कह लें कि एक सुकून की सांस आई, और हिंदुओं ने जो एक जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ खड़े किए हुए थे उनसे आपको छुटकारा मिला। फिर उसके बाद देख लें जी 1939 था। अभी 1939 गुजरा नहीं कि लाहौर में आपने फिर एक इजलास के अंदर आपने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन, जिसको अब लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर कर ली 1940 में। आपने ये देख लिया कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है, ये पॉइंट था कि जिस टाइम आपने फैसला कर लिया पाकिस्तान इज द ओनली वे, द वे आउट। ठीक है,
ये मैं यहाँ पर एक हेडिंग है जो कि मैंने टीचर से कह लें अपनी कॉपी की हुई है, सो कभी भी मैं उनको कह लें बताना उनके बारे में नहीं बोलता, तो उन्होंने बताई थी। हेडिंग थी सेपरेट इलेक्टोरेट टू सेपरेट कंट्री। सो ये सेपरेट इलेक्टोरेट कब शुरू हुआ था? शिमला डेपुटेशन में 1906 में, जब आप गए थे वायसराय के पास अपनी डिमांड्स लेके कुछ, उसके अंदर आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड लेके गए थे। सो 1906 से स्टार्ट होने वाली वो डिमांड अब आके कह लें प्रॉपर, वो एक आपने जो कली लगाई थी ना, अब वो फूल बनी है और वो अपनी खुशबू फैलाना शुरू, आज़ादी की खुशबू उसने फैलाना शुरू कर दी कि अब आप कह रहे हैं कि अब हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। ठीक है, सो ये आपको इस पॉइंट पे पहुंचने में करीबन करीबन 34 साल लग गए। ठीक है, 34 साल लग गए ना। सो उसके बाद जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस ने स्टार्ट कर दी। ठीक है, ब्रिटिश ने एक अगस्त ऑफर भी दी कि जो कि कह लें ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप खुद पढ़िएगा कि ब्रिटिश ने इसको सर्च कर लें गूगल पे, ज़्यादा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक छोटा सा ही पार्ट था। इसको ये एक छोटी सी ऑफर ब्रिटिश ने दी थी जिसके अंदर ब्रिटिश ने कहा था कि अभी फिलहाल हमारे साथ वॉर में हमारा साथ दें, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होगी तो हम बिल्कुल वाकई बहुत अच्छी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और जो आप कहेंगे वो बातें हम सुन लेंगे, आपके आपकी लाजमी बातें सुनी जाएंगी और आपके मुताबिक ही सारी रिफॉर्म्स की जाएंगी। ये ब्रिटिश ने कह लें उस वक्त मस्का ही लगाया एक तरह से, उन्होंने ऐसे करना तो नहीं था। सो उन्होंने लेकिन इसको दोनों ने मंजूर नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि क्योंकि अब कायद अज़म ने हर कोई भी रिफॉर्म आती थी ना, या क्रिप्स मिशन आता था या कुछ भी आता था ना, तो कायद अज़म उसमें सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढते थे कि क्या इसमें अलहदा कंट्री की डिमांड पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, हो रही है तो उसे एक्सेप्ट करना, सिर्फ एक सिंपल रूल है। ठीक है, सो उसको आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा क्रिप्स मिशन के ऊपर, जिसके अंदर कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए राज होंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हैं उनको आप टाइमली देख सकें।